अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि मौजूदा दौर में इंसान साइंसी तरक्की की बदौलत कहकशानी निज़ाम से रुशनास हो चुका है। समंदर की तह और पहाड़ों की चोटियों पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है और जमीन के बतन में और सितारों से आगे नए जहानों की तलाश के मंसूबे बना रहा है। यूं तो साइंस ने इंसान के सामने कायनात के हकायक खोल कर रख दिए हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द अब भी बहुत से ऐसे राज पोशीदा हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका। और आज भी इस कुर्रे अर्ज पर बहुत से वाकयात रूनुमा होते हैं और कई आसार ऐसे मौजूद हैं जो सदियों से इंसानी अक्ल के लिए हैरत का बायस बने हुए हैं और जिनके मुतल्लिक साइंस सवालिया निशान बनी हुई है। इन्हीं में अहराम मिस्र भी शामिल हैं, जो सदियों से एक आम इंसान से लेकर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों के लिए एक पुरस्कारियत से भरा मुहिम्मा बन चुके हैं। आज की वीडियो में हम नई साइंसी तहकीक की नजर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अहराम कितने पुराने हैं और क्या वाकई ये जिन्नात ने तामीर किए थे या इनको किसी टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था। जबकि मजीद ये भी जानेंगे कि जब साइंसदानों ने इनके अंदर झांकने की कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ। नाज़रीन ग्रामी, अपनी अजीबो गरीब साख्त, हैरत अंगेज खसूसियात और पुरस्कारियत के सबब आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए अहराम मिस्र कशिश और तजस्सुस का बायस है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को इस उम्दगी और इस कदर बुलंदी पर जुड़े हुए देखकर हर कोई कदीम मिस्री तहजीब के कारीगरों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। इन्हें देखते ही जहन में सबसे पहला सवाल ये उभरता है कि आखिर इस नादिर और अजूबे रोजगार इमारत को क्यों और किस तरह तामीर किया गया होगा। और इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए सदियों से रिसर्च जारी है और इसके नतीजे में जदीद साइंसदानों, फलसफियों, आर्कियोलॉजिस्ट और मावराई अलूम के माहिरीन ने अहराम मिस्र की तामीर के मकसद के बारे में गुज़श्ता 200 सालों से बहुत कुछ लिखा है, मगर आज भी अहराम के मुतल्लिक बहुत से सवालात जवाब तलब हैं। बाज माहिरीन मिस्रियात अहराम को महज मकबरा या फिर मोबिद करार देते हैं, लेकिन बाज मुअर्रिखीन का ख्याल है कि अहराम कदीम अलूम के मुहाफिज हैं और इंतहाई हौलनाक तबाहियों और तूफानों के खतरे के पेश नजर कदीम मिस्रियों ने अपने उलूम, किताबें और इजादात अहराम के खुफिया कमरों में महफूज कर ली थी ताकि इन्हें महफूज रख सके। नाज़रीन ग्रामी, कुछ रिसर्चर्स का ख्याल है कि अहराम खलाई मखलूक ने तामीर किए हैं ताकि वो दूसरे सियारों से राब्ता कायम कर सके, या फिर ये इल्म नजूम के लिए बनाई गई रसदगाह है, जबकि बाज माहिरीन के मुताबिक अहराम जल्जलों को रोकने का काम करते हैं। और चंद मशहूर साइंसदानों का यह भी ख्याल है कि अहराम दरअसल पावर प्लांट हैं जिन्हें कदीम अदवार की तरक्की याफ्ता कौमें तवानाई के हसूल के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन ये तवानाई शमसी थी या क्रिस्टल एनर्जी या फिर कॉस्मिक रेज। इस हवाले से तहकीक अभी जारी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, याद रहे कि इन अहराम के बारे में सबसे पहला जिक्र हमें यूनानी तारीख दान हेरोडोटस करते हुए नजर आता है, जिसने तकरीबन 450 बरस कबल मसीह में मिस्र में कदम रखे और वहां के लोगों को बतौर गाइड साथ लेकर अहरामों का मुआयना किया और गाइड्स के इल्म के मुताबिक ही उसने अपनी किताब लिखी। हेरोडोटस के मुताबिक तकरीबन 1 लाख मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर 20 साल के अरसे में खूफो के अहराम की तामीर मुकम्मल कर दी थी और यहाँ हर वक्त 20,000 मजदूर काम करते रहते थे, जबकि हर घंटे में 2 से 3 पत्थर लगाए जाते और इस तरह तकरीबन 30 लाख पत्थरों से अहराम की इमारत मार्ज़े वजूद में आई। नाज़रीन ग्रामी, इन अहराम से मुतल्लिक अहमद रजा खान बरेलवी का नुक्ता नजर यह है कि अहराम का बनना सब जिन्नात की कारस्तानी है। अगर देखा जाए तो यह सवाल उठता है कि जिन्नात जैसी कौम को इतनी बड़ी तामीर करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी इंसानों से पहले। फिर इसके बाद इनकी कोई ऐसी तामीर नजर नहीं आती जिसके बारे में कहा जा सके कि यह जिन्नात की बनाई हुई है। खलीफा मामून रशीद के बारे में कहा जाता है कि इस्लामी दुनिया के वो वाहिद बादशाह थे जिनको इल्मी और तहकीकी काम का शौक था। उस वक्त मिस्र इस्लामी दुनिया के सामने सरनगू हो चुका था जब खलीफा को कुछ अजीबो गरीब इमारतों का पता चला और साथ में यह भी कि इसमें मिस्री बादशाहों को अपने खजानों के साथ दफनाया गया है। लिहाजा मामून रशीद अपने सैकड़ों तहकीककारों को लेकर निकला और आजकल जहां अबुल होल का मुजस्मा है, जो कि उस वक्त मिट्टी में दब चुका था, उसके ऊपर पड़ाव डाला। लेकिन उनको सख्त मायूसी उस वक्त हुई जब उनको अहराम में दाखिल होने का कोई रास्ता ना मिला, मगर खलीफा इसमें दाखिल होने का रास्ता सोचता रहा और आखिरकार खलीफा ने अहराम को तोड़कर रास्ता बनाने का हुक्म दिया। लेकिन अहराम इतना मजबूत था कि इस पर कोई भी चीज असर नहीं कर रही थी।
लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए फिर उसने ये तरीका निकाला कि पत्थरों को पहले गर्म किया जाता और फिर उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता, जिससे पत्थर तड़क जाते, और इस तरह रोज 1 फुट के हिसाब से आगे का रास्ता बनाया जाने लगा। आखिरकार इनकी पहुंच क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर तक हुई, जहां पर खजाना तो दूर ममियां भी नहीं थी। और फिर मामून रशीद दिलबर्दाश्ता होकर वहां से चला गया और सारा काम वहीं पड़ा रह गया। दूसरी जानिब मकामी आबादी, जो पहले तो हम परस्ती की वजह से एहराम के करीब नहीं जाती थी, उन्होंने जब देखा कि कई महीनों से पड़ाव डाले हुए बादशाह को कोई असर नहीं हुआ तो उनका डर खत्म हो गया और फिर एहराम के ऊपर लगे हुए रोगनी टाइलों को भी उतार लिया गया और लूट मार का एक बाजार सरगर्म हुआ, और कोई सबूत एहरामों के अंदर बचा भी था तो उसको भी लूट लिया गया। नाज़रीन ग्रामी, अगर बुद्धिज्म के अकीदे को देखें तो बुद्धिज्म में इन एहरामों को खासी अहमियत हासिल है और इनके मुताबिक ये एहराम ज़ेरे ज़मीन दुनिया का रास्ता है और रूहानियत का मरकज है। जब दुनिया में कोई बड़ी मुसीबत आई तो इनके रूहानी पेशवा नीचे चले गए। यही वजह है कि इस ज़ेरे ज़मीन दुनिया में इनके रूहानी पेशवाओं की हुकूमत है और उनका मरकजी फर्जी शहर तिब्बत के नीचे है, जहां पर दलाई लामा और रूहानियत में आगे बढ़े हुए शख्स हुकूमत करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इन एहरामों की शोहरत सुन रखी थी, लिहाजा उसने मिस्र पर हमला करके गिजा पर कब्जा कर लिया और फिर एहरामों को बुनियादों से खोदकर अंदर जाने का रास्ता खुलवाया, जिसके बाद काम रोक दिया गया और नेपोलियन अकेला अंदर दाखिल हुआ। कहा जाता है कि काफी देर तक वो अंदर रहा और जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर काफी गंभीर खामोशी थी। उसने अपने मसाइबीन को सामान उठाकर चलने का कहा और इस दौरान वो बिल्कुल खामोश रहा। कहा जाता है कि नेपोलियन एहराम के अंदर किसी ऐसी जगह चला गया था जहां पर बराह रास्त एहराम की शुआएं पड़ रही थी और उन शुआओं ने इसके दिमाग की खुफिया सलाहियतों को बेदार कर दिया था और उसने अपना मुस्तकबिल देख लिया था। जबकि वो अपनी रोजमर्रा की डायरी में यहां तक लिख चुका है कि मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां मुझे कुछ पुरइसरार कमरे नजर आए जो देखने में ऐसे मालूम होते थे कि जैसे इनकी तामीर किसी इंसान के बस की बात नहीं है। वो मजीद लिखता है कि जब मैं इन कमरों में दाखिल हुआ तो मुझे वहां कुछ अजीबो गरीब पेंटिंग्स और औजार भी मिले, जिनको देखकर मैं मजीद हैरत में डूब गया, क्योंकि उन पेंटिंग्स पर जिस जुबान से कुछ तहरीरें दर्ज थी आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। प्यारे साथियों, इनकी तामीर से मुतल्लिक एक आम तसव्वुर जो लोगों के जहनों में पाया जाता है वो ये है कि इसकी तामीर 5000 साल कबल फिरौन खूफू के अहद में शुरू हुई और 1 लाख से ज्यादा मजदूर दरख्तों के रूलरों पर बड़े बड़े पत्थर रखकर रस्सियों की मदद से खींचते हुए यहां लाते। मगर इस तसव्वुर को मानने में बाज कबाहतें भी हैं। अवल ये कि सिर्फ गिजा के एहराम की तामीर में 30 लाख के करीब ग्रेनाइट के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं, जिनका वजन 6.2 टन से लेकर 70 टन तक है। ग्रेनाइट के पत्थरों को बगैर किसी स्टेनलेस स्टील कटर या लेजर टेक्नोलॉजी के काटना नामुमकिन है और पत्थर की सतह इतनी चिकनी है जैसे चांदी का वर्क। अगर आज की जदीद तरीन मशीनरीज के जरिए सैकड़ों मील दूर असवान के पहाड़ों से टनों वजनी ग्रेनाइट्स के ब्लॉक्स काटकर फी दिन 10 ब्लॉक्स के हिसाब से भी लगाए जाएं, तो मुकम्मल एहराम की तामीर में 385 साल लगेंगे। और यह भी जाहिर है कि किसी एक फिरौन की उम्र भी इतनी नहीं थी कि वो महज अपने मकबरे की तामीर अपनी मौत से 385 साल कबल शुरू करवा सके। प्यारे दोस्तों, आखिर में जाते जाते मैं आपको एक दिलचस्प हकीकत भी बताता चलूं कि मिस्र के 3 बड़े एहरामों में से एक्स रेज नहीं गुजरती, जबकि वहां मौजूद बाकी तमाम एहरामों में से एक्स रेज गुजर जाती हैं और अंदर का कट्टा चट्टा निकालकर सामने रख देती हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।